नमस्कार, गुड इवनिंग। सत्यादि शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आपके सामने है एमपीपीएससी 2024 के लिए नया पाठ्यक्रम जो कि कल देर रात ही परिवर्तित हुआ है। और इसमें कुछ बातें नई जोड़ी गई हैं और कुछ बातों को हटा दिया गया है। जो हटा दिया गया है अच्छी बात है, जो नई जोड़ दी गई हैं तो और भी अच्छी बात है। यदि हम अपने सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट हुआ करता था भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, उस बात को हटा दिया गया है यहाँ पर। और एक नया पॉइंट मध्य प्रदेश में सुशासन गुड गवर्नेंस को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो जिस प्रकार हटाया गया उसी प्रकार एक पॉइंट यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और जो आपकी 10वीं यूनिट हुआ करती थी जिसमें आप विभिन्न प्रकार के आयोग पढ़ रहे थे, उसको उठा करके यहाँ पर रख दिया गया राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं। तो एक अलग यूनिट थी, उसको इसी में ही समाहित कर दिया गया है। तो आपका सिलेबस इस प्रकार है, जिसमें पहला टॉपिक है संविधान सभा, दूसरा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं संसद, तीसरा टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, चौथा है संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक। संवैधानिक मतलब जिनका वर्णन संविधान में है, और सांविधिक का मतलब है जिसे संसद के द्वारा बनाया गया है कानून निर्माण के पश्चात, ऐसे आयोग और संस्थाओं के बारे में। फिर है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें हम राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। और फिर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था। लगभग वही है आपका सिलेबस, बस भारत शासन अधिनियम 1919 1935 के स्थान पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस या सुशासन को जोड़ दिया गया है। हम इसी सिलेबस के अनुसार रोज क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके सामने। यहां लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है परंतु राज्यपाल को नहीं। क्षमादान शक्ति, ऐसी क्षमादान शक्ति जो राष्ट्रपति के पास तो है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है। आजीवन कारावास को क्षमा करना, मृत्यु दंड को क्षमा करना, लघुकरण करना या परिहार करना। लघुकरण करना या परिहार करना। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट्स करिएगा और लाइक भी करते चलिए, शेयर भी करते चलिएगा सेशन को। जानवी राज का उत्तर आ गया है बी, मृत्युदंड को क्षमा करना। और भी लोग उत्तर करिए। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सोनम भगवती मंडलोई, बी आंसर आ रहा है। सोनम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और भी लोग कमेंट करिए। चलिए देखते हैं। चूंकि न्याय करने की व्यवस्था, चूंकि न्याय करना न्यायपालिका का काम है, न्याय करना न्यायपालिका का काम है, और आपकी न्यायपालिका कानून के अनुसार ही न्याय करती है। कई बार कानून होते हुए भी गलती, कानून से भी गलती हो सकती है। तो हर देश के संविधान में वहां के राष्ट्राध्यक्ष या राज्य के प्रमुख के पास कुछ शक्तियां होती हैं। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास क्षमादान शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करें तो इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 72 गवर्न करता है। और यदि हम राज्यपाल के क्षमादान की बात करें तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं संविधान के अनुच्छेद 161। राष्ट्रपति भी 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है, राज्यपाल भी 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। ये 5 प्रकार है। पहला तो है वह सजा को पूरी तरीके से माफ कर देता है, जिसे क्षमा कहा जाता है। दूसरा तरीका है कि वह सजा की प्रकृति बदल देता है, जिसे लघुकरण कहा जाता है। तीसरा वह है जब सजा की मात्रा कम कर देता है, उसकी प्रकृति बदले बिना जब मात्रा कम कर देता है तो उसे कहा जाता है परिहार। और विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है विराम का, विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है, विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है विराम का। और मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाने के लिए
प्रविलंब का यूज किया जाता है, प्रविलंब का यूज किया जाता है। तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये 5 प्रकार की शक्तियां हैं और राज्यपाल के पास 161 के अंतर्गत ये 5 प्रकार की शक्तियां हैं, क्षमादान शक्तियां। बस अंतर इतना है कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, मृत्युदंड को क्षमा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। बाकी कट कॉपी पेस्ट दोनों की शक्तियां एक जैसी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति है, अपितु राज्यपाल के पास नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, पढ़िएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, जिसे हैबियस कॉर्पस लैटिन भाषा में हैबियस कॉर्पस कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से हमारा आदेश है सशरीर प्रस्तुत करना या क्यू वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से हमारा आदेश है सशरीर प्रस्तुत करना या क्यू वारंटो, या क्यू वारंटो। रवीना का सी आंसर आ रहा है। और लोग भी आंसर के, सभी जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को ज्यादा से ज्यादा आंसर करना है और कुछ नई नई बातें होंगी जिसको हम सीखते चलेंगे। यहाँ पर आपका रिवीजन भी होता चलेगा और आपको अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगते जाएगा, क्या क्या चीजें आ रही हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी तैयारी कमजोर है, उसको वापस घर जाकर के या बैठ करके आपको देखना है। शेरदिल ए आंसर आ रहा है, प्रकाश का ए आंसर आ रहा है, प्रकाश बी सी आंसर। चलिए देखते हैं हैबियस कॉर्पस। देखिए संविधान ने लोगों को मूल अधिकारों की गारंटी दी है और एक गारंटी मिली हुई है जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और छठवें मूल अधिकार को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये 5 प्रकार की रिट है आपकी। पहली है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट का नाम है परमादेश, परमादेश। तीसरी रिट का नाम है अधिकार पृच्छा, तीसरी रिट का नाम है अधिकार पृच्छा, अधिकार पृच्छा। चौथी रिट का नाम है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और पांचवी रिट का नाम है प्रतिषेध, प्रतिषेध। तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहा जाता है सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना। और इसी को लैटिन भाषा में हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं। किस अधिकार से का मतलब है अधिकार पृच्छा, अधिकार पृच्छा को किस अधिकार से। और परमादेश को कहा जाता है हमारा आदेश है, हमारा आदेश है। और अधिकार पृच्छा को ही लैटिन भाषा में कहते हैं हम क्यू वारंटो। आपका प्रश्न ये था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सशरीर प्रस्तुत करना। यदि जिसे बंदी बनाया गया है गैर कानूनी तरीके से या अवैध तरीके से किसी को बंदी बनाया गया है, तो उसको छुड़वाने के लिए जो रिट का प्रयोग किया जाता है उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसको लैटिन भाषा में हैबियस कॉर्पस और इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना। ये रहा तीसरा प्रश्न। महान्यायवादी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी का कार्यकाल होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। महान्यायवादी का कार्यकाल होता है तो देखिए जिस जिस प्रकार
केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी है, उसी प्रकार राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता होता है। महान्यायवादी की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है और महाधिवक्ता की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 165 में की गई है। जब केंद्र सरकार के खिलाफ केस दायर किया जाता है तो उस तरफ से जो वकील आता है उसे महान्यायवादी कहते हैं। जब हम राज्य सरकार के खिलाफ केस करते हैं तो उस तरफ से जो वकील आता है उसे महाधिवक्ता कहा जाता है। तो यह केंद्र सरकार की पैरवी करता है महान्यायवादी और महाधिवक्ता करता है राज्य सरकार की पैरवी। यदि हम व्यापम पर केस करते हैं, यदि किसी एग्जाम में दिक्कत के कारण व्यापम पर केस किया जाता है तो व्यापम की तरफ से जो वकील आएगा, चूंकि व्यापम राज्य सरकार का संगठन है, तो वहां से महाधिवक्ता पैरवी करता है। यदि मान लीजिए एसएससी या यूपीएससी जैसे संगठन पर यदि आप एग्जाम से रिलेटेड केस करते हैं, कम नंबर ज्यादा नंबर किसी भी कारण से यदि आपकी नियुक्ति रुक रही है तो वहां पर महान्यायवादी पैरवी करता है। महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। क्योंकि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो इसका कार्यकाल कितना है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और महाधिवक्ता का कार्यकाल है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का यहाँ पर मतलब है, प्रसाद पर्यंत का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि कार्यकाल का निर्धारण नहीं है या कार्यकाल में स्थायित्व नहीं है, कार्यकाल में स्थायित्व नहीं है। किसी भी समय इसको बिना कारण के इसके पद से हटाया जा सकता है, इसी को कहा जाता है प्रसाद पर्यंत होना। तो संविधान में कुछ स्थानों पर प्रसाद पर्यंत की व्यवस्था है, जैसे जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जैसे राज्य के मंत्री होते हैं, जो राज्य में मंत्री होते हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो चार हमने सीखे कि चार लोग प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, मतलब जिनके कार्यकाल का निर्धारण नहीं है या स्थायित्व नहीं है। एक तो महान्यायवादी है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। केंद्र के जो मंत्री हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। इसी प्रकार महाधिवक्ता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेगा और जो आपके राज्य के मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। विधान परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, अस्थायी सदन है या स्थायी सदन? विधान परिषद का कार्यकाल होता है, विधान परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है। विधान परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है। शिवानी का आंसर आ रहा है 6 वर्ष, अर्चना 6 वर्ष, कमेंट करते चलिएगा, आंसर लगाना है आपको। प्रकाश का भी बी आ रहा है, मतलब 6 वर्ष। रवीना भी बी 6 वर्ष। अंचल पांडे ने अपना आंसर बदल लिया है मेरे ख्याल से, वो अब स्थायी सदन की तरफ आ गए हैं। शिवानी 5 वर्ष बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। जो राज्य की विधायिका है, जो राज्य के लिए कानून बनाती है, राज्य की विधायिका जिसे हम विधानमंडल कहते हैं, राज्य में जो कानून बनाता है उसे विधानमंडल कहते हैं। और विधानमंडल की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 168 में की गई है। विधानमंडल के 3 अंग होंगे, विधानमंडल के 3 अंग होंगे, विधानमंडल के 3 अंग होंगे, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद, जिसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 169 में है, और विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा के लिए संविधान में अनुच्छेद है 170, और तीसरा है राज्यपाल, तीसरा है राज्यपाल। यदि राज्य के लिए कानून बनना है तो विधान परिषद उसे पारित करे, विधानसभा पारित करे और राज्यपाल हस्ताक्षर करे, तभी जाकर के
कानून बनता। हाँ भगवती, बिल्कुल स्थायी सदन है। अब देखिएगा, जो विधान परिषद है, संविधान का अनुच्छेद 169 कहता है कि विधान परिषद प्रत्येक राज्य में हो, यह जरूरी नहीं, यह ऑप्शनल है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यही रीजन है कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। यदि कहीं पर विधान परिषद बनाई जानी है या विधान परिषद को हटाई जानी है तो यह पावर संसद के पास है, यह पावर संसद के पास है। संसद विधान परिषद बना सकती है और मिटा भी सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का प्रस्ताव पास करके संसद को भेजती है कि उस राज्य में विधान परिषद बनाई जानी चाहिए, तो संसद बना देती है। तो विधान परिषद आर्टिकल 169 में है और विधान परिषद एक स्थायी सदन है क्योंकि इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। जिस दिन से यह बनती है अनिश्चित काल तक चलती है। तो याद रखना, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। यदि हम केंद्रीय विधायिका की बात करें, जैसे राज्य की विधायिका है वैसे ही केंद्रीय विधायिका होती है, उसी प्रकार केंद्रीय विधायिका होती है और केंद्रीय विधायिका को हम जिस नाम से जानते हैं उसे संसद कहते हैं। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का जो अंग है राज्यसभा, वह भी एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, यह स्थायी सदन है। उसी प्रकार राज्य में जो विधान परिषद होती है उसका कोई कार्यकाल नहीं होता, वह एक स्थायी सदन है। विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत की जाती है। इसका कोई कार्यकाल नहीं है, इसका कभी विघटन नहीं होता है, इसको कभी भंग नहीं किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। लाइक करते चलिएगा और सेशन को शेयर भी करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जिससे जुड़ सकें और सभी लोग इसका लाभ ले सके। हम नए सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन करेंगे, नए सिलेबस के अनुसार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हम संविधान से या इस टॉपिक से यूनिट 6 से इतने सारे प्रश्न कर देंगे कि आपको इसके अलावा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सभी प्रश्न यहाँ पर कवर हो जाएं। पहले हम बहुत आसान सवाल करेंगे, धीरे धीरे हम इनका लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अंचल बी, शिवानी बी, रवीना बी, सीनू बी, संगीता बी। चलिए आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति को शपथ संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ की व्यवस्था है। बोला गया है कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय भी इसको कहते हैं, इसी को कहा जाता है उच्चतम न्यायालय। और जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, कई बार हम उसको CJI नाम से भी संबोधित कर देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, DY चंद्रचूड़ सिंह। सर आप ज्योग्राफी पढ़ाने वाले थे ऑफलाइन? ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ा, हम ज्योग्राफी के भी प्रश्न करेंगे, इतिहास के भी प्रश्न करेंगे, हम सभी यूनिट के प्रश्न करने वाले हैं यहाँ पर। अभी हमने शुरुआत की है यूनिट 6 से, धीरे धीरे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी के प्रश्न करेंगे, उसके बाद इतिहास के भी प्रश्न करेंगे। तो राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 के अंतर्गत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, वह दिलाता है। और राष्ट्रपति संविधान के पालन की, संरक्षण की, परिरक्षण की शपथ लेता है कि मैं संविधान का पालन करूंगा, सबसे पालन करवाऊंगा, संविधान को बचा के रखूंगा, संविधान को बिगड़ने नहीं दूंगा, खराब नहीं होने दूंगा, इस प्रकार की शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको शपथ दिलाता है। चलिए सभी लोगों ने इसका सही आंसर किया है, ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर
सही किया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसको कौन कौन आंसर करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक, 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक या 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक, 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक या 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक। जल्दी जल्दी उत्तर करिए, हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करना चाहते हैं। जब आप जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे उसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो सकेंगे हमारे। बी सी बी सी बी सी, कुछ लोग सी लगा रहे हैं, कुछ लोग बी लगा रहे हैं। अभी तक डी नहीं आया है, अभी तक डी नहीं आया। उच्चतम न्यायालय तो नहीं लिखा है, हाँ उच्च न्यायालय लिखा है, अभी तक डी नहीं आया है। बी सी, चलिए अच्छा डाउट है, चलिए डाउट क्लियर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। और हाई कोर्ट ये हो गया हमारा उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 124 में, हम बार बार अनुच्छेद भी लिखेंगे ताकि आपको अनुच्छेद भी याद हो जाए, बार बार आप देखेंगे तो याद होते चलेंगे। और उच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 214 में, 1 2 4, 1 2 का 4 सुप्रीम कोर्ट, 2 1 का 4 हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34 हो सकती है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। जबकि उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। यदि राज्य का आकार बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा न्यायाधीश होंगे, यदि राज्य छोटा है तो न्यायाधीशों की संख्या भी कम होगी। तो राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक। जब न्यायाधीश स्वयं 35 साल का हो जाएगा, पैदा होने से लेकर के 65 साल की उम्र तक इसका कार्यकाल होता है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक, जब उसकी उम्र 62 साल हो जाएगी तो वह रिटायर कर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कब बना? तो सुप्रीम कोर्ट बनता है 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट बनता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की यदि फिलॉसफी की बात करें, इसके दर्शन की कहां से निकल के आता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 बात करता है कि एक अखिल भारतीय संघीय न्यायालय होगा, एक संघीय न्यायालय होगा। इस प्रकार की व्यवस्था 1935 का अधिनियम करता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आता है 28 जनवरी 1950 को आता है। एक सुप्रीम कोर्ट जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वहां पर जो कलकत्ता में न्यायालय बनाया जाता है उसका नाम सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये हमारा ओरिजिनल वाला सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान में। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950। जबकि संघीय न्यायालय की व्यवस्था निकल के आती है भारत शासन अधिनियम 1935 में, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में न्यायालय स्थापित करने की बात करता है, उसका नाम था सुप्रीम कोर्ट। और पहले न्यायाधीश थे उसके एलिजा इम्पे। तो याद रखना हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिएगा अगले प्रश्न का। और अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? प्रारूप समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, शिवरामन समिति, विवेक तनखा समिति। चालीस वर्ष तक खुशी, 40 वर्ष तक, 40 वर्ष तक। एमपीपीएससी में एज लिमिट 40 ईयर है। इतनी ज्यादा? आप 21 साल में एग्जाम निकाल लीजिए, 21 साल में। जब सिविल सर्विस की शुरुआत हुई थी और अंग्रेजी जमाने के समय, तो उस समय सिविल सर्विस की उम्र हुआ करती थी 21 साल।
मतलब 21 साल की उम्र लास्ट हुआ करती थी, 21 साल की उम्र लास्ट हुआ करती थी। और वहां पर आपको एग्जाम देने ब्रिटेन लंदन जाना होता था। सिलेबस भी जो होता था लैटिन भाषा में होता। वहां की फिलॉसफी, वहां का दर्शन, वहां का इतिहास बहुत कठिन हुआ करती थी। आज तो कितना आसान हो गया, आज तो कितना आसान हो गया। और एक वायस राय थे लिटन, लॉर्ड लिटन, उन्होंने इस उम्र को भी घटा दिया था, इस उम्र को भी घटा दिया था। आज हम लोकतंत्र में लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ पर जनता के हितों को ध्यान रखा जाता है। 40 वर्ष से उम्र। चलिए, यदि एज कंसेशन नहीं है तो 40 वर्ष है, एज कंसेशन नहीं है तो 40 वर्ष, बट एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, लास्ट 45 होती है। चलिए, इसका इसका आंसर करिएगा। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? प्रारूप समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, शिव रावण समिति, विवेक तनखा समिति। तो पहला शब्द, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। और ये मूल कर्तव्य यूएसएसआर के संविधान से, जिसे पूर्व सोवियत संघ कहते हैं, रूस को पहले पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था, यूएसएसआर से लिए गए हैं। इनको जोड़ने की सिफारिश जिसने की थी उसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो स्थिति है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका। संडे को सीटेट की एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक शिवानी, आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा एग्जाम। और हम आशा भगवान से प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए, आप जल्दी से जल्दी केंद्रीय शिक्षक बने और बच्चों को पढ़ाएं। चलिए देखते हैं इसको, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। पूरे देश में यदि कानून लागू किया जाना है, यदि पूरे देश में कानून लागू किया जाना है तो वह केंद्रीय कार्यपालिका लागू करती है। कौन करता है? केंद्रीय कार्यपालिका लागू करती है। संसद ने कानून बनाया, यदि उसको लागू किया जाना है तो केंद्रीय कार्यपालिका लागू करेगी, और इस केंद्रीय कार्यपालिका के प्रमुख को कहा जाता है राष्ट्रपति। इसको कहा जाता है राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालकी शक्तियां राष्ट्रपति में समाहित होंगी। लेकिन यदि हम इसके साथ एक और अनुच्छेद पढ़ते हैं 74, तो वहां पर लिखा है कि राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का प्रमुख है, लेकिन इसको सलाह देने के लिए, इसको सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद के प्रमुख को कहा जाएगा प्रधानमंत्री। इसका मतलब है वास्तव में काम किया है मंत्री परिषद ने और राष्ट्रपति का नाम लगा है। तो राष्ट्रपति हमारे देश में नाममात्र की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति हमारे देश में नाममात्र की कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री हमारे देश में वास्तविक कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री हमारे देश में वास्तविक कार्यपालिका है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का नाम लगता है, राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। इसी प्रकार की व्यवस्था को हमने ब्रिटेन के संविधान से या ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं, राजा या रानी होते हैं, राजा या रानी जो सिर्फ नाममात्र की कार्यपालिका है। वहां पर वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। इसी व्यवस्था को हमने उठा लिया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति को किस देश के संविधान से लिया है? आंसर है ब्रिटेन से। कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था ली है, कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था ली है कि केंद्र सरकार हो गई और केंद्र सरकार के बाद हर राज्य में राज्यों की सरकार हो गई, राज्य में राज्यों की सरकार हो गई। हमारे यहाँ केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा, राज्य कमजोर होगा, ऐसी स्थिति हमने कनाडा के संविधान से ली है, संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। यूएसए से हमने
यूएसए से हमने मूल अधिकार लिए हैं, यूएसए से हमने मूल अधिकार लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह है अगला प्रश्न। चलिए कमेंट करके आंसर दीजिएगा इसका। निम्न में से किस राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं की गई है? कुछ अलग प्रश्न है, कुछ अलग प्रश्न है, पढ़िएगा। सीनू जी आप ऑफिस के नंबर पर आप एक बार कॉल करके संपर्क कर लीजिएगा, ऑनलाइन संबंधी जानकारी वहां से मिल जाएगी। वहां पर आपको ज्योग्राफी की क्लास भी और पॉलिटी की क्लास भी मिल जाएंगी। प्लीज एक बार आप कोचिंग के नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। एक अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा अलग प्रश्न है। निम्न में से किस राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री की व्यवस्था, मतलब जनजातीय कल्याण मंत्री की व्यवस्था नहीं की गई है? मतलब 3 में जनजातीय कल्याण मंत्री होता है, एक में नहीं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड। थोड़ा सा कठिन सवाल है, थोड़ा सा हट के सवाल है। संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 164 कहता है कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में जनजातीय कल्याण मंत्री होगा ही होगा। संविधान में लिख दिया गया है अनुच्छेद 164 में कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में जनजातीय कल्याण मंत्रालय होगा, उसका एक मंत्री होगा। कहां पर नहीं? नागालैंड। क्या आंसर होगा? नागालैंड। चलिए कुछ नया सीखा, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं हमारे देश में? कुल कितने उच्च न्यायालय, इनकी संख्या बतानी। 24, 25, 26, 27। सत्ताईस लग रहा है आंसर, डी लग रहा है। शिवम यादव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिवम। दीपिका, बहुत शानदार। प्रकाश, बहुत बढ़िया। शिवम लास्ट, अमरावती, और भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवती, बहुत बढ़िया। शीनू, बहुत अच्छे अच्छे। शुभम भाई सही है। आशीष मालवी, आप भी सही हैं, बहुत बढ़िया। चलिए हमारे देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितनी है? 25 है। कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है। आज नहीं या कल करिएगा। आज मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं कि 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 1 है। आज नहीं कल कमेंट करिएगा। आज मैं छोड़ के जाता हूं या इसी क्लास में आप कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। एक प्रश्न है कि 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। एक ये प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपको ये बताना है कि जो लक्षद्वीप है, जो लक्षद्वीप है वह किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है। 3 प्रश्न है। 25वां उच्च न्यायालय कौन बना, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से जिसके अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, और लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसके आंसर आप पिन करके छोड़ दीजिएगा। चलिए ये है आपका अगला प्रश्न।
ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है समानुपातिक विधि द्वारा। ओके शुभम, वेलकम, आपका स्वागत है। आप रोज बने रहिए, आपको रोज नए नए सवाल मिलेंगे और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सवाल करेंगे। हम सभी यूनिट के सवाल करने वाले हैं और एक क्लास आपकी कंटिन्यू रहने वाली है, एक क्लास आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष, इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं। ग्राम पंचायत अध्यक्ष को हम आप लोग सरपंच के नाम से जानते हैं। ग्राम पंचायत अध्यक्ष को किस नाम से जानते हैं? सरपंच। अब आप आंसर करके बताइए किस प्रकार होता है। प्रत्यक्ष होता है क्या? ए लगा रहे हैं वो सर, हैंड रेज करके बताइए कितने लोग सी आंसर लगाना चाह रहे हैं। कौन कौन सी की तरफ आ रहा है? तो यहां पर याद रखिएगा संविधान का भाग 9 पंचायत शीर्षक के साथ है, पंचायत शीर्षक के साथ है, जिसमें बताया गया है कि पंचायतों में त्रिस्तरीय संरचना होगी। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। जो आपकी ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर के बनेगी। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष आपके मोहल्ले, आपकी वार्ड की जनता द्वारा किया जाएगा, जबकि ग्राम पंचायत अध्यक्ष जिसे सरपंच कहते हैं उसका चुनाव राज्य का विधानमंडल तय करेगा। मतलब हर एक राज्य अपने लिए कानून बनाएगा और उस कानून में लिख के रखेगा कि किस प्रकार वहां पर सरपंच का चुनाव होगा। तो हो सकता है किसी राज्य में प्रत्यक्ष होता हो, किसी राज्य में अप्रत्यक्ष। संविधान में लिखा है कि आपकी ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा। इसका आंसर ए होगा। आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं लगाना है। यदि सिंपल प्रश्न आता है ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो आपको आंसर लगाना है राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा। और यदि प्रश्न की भाषा बदल दी जाए कि मध्य प्रदेश में, यदि प्रश्न की भाषा बदल दी जाए मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है किस प्रकार, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष होता है। जब मध्य प्रदेश लिखा आए तो आपको प्रत्यक्ष लगाना है, अन्यथा आपका आंसर होगा राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह है 12वां प्रश्न आपके सामने। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का सत्र आहूत और सत्रावसान करता है? अनुच्छेद 82, 85, 87 और 88। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सत्र आहूत और सत्रावसान करता है, संसद का सत्रावसान करता है? अनुच्छेद 82, 85, 87, 88। जी शिवानी, जी 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 बिल्कुल। उर्वशी नहीं, इनडायरेक्ट नहीं होता है। सरपंच का चुनाव मध्य प्रदेश में डायरेक्ट होता है, मध्य प्रदेश में डायरेक्ट होता है। जब प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार होता है तो प्रत्यक्ष लगाना है, डायरेक्ट लगाना है। यदि आता है सिंपल मध्य प्रदेश, किसी राज्य का जिक्र नहीं है, तो आप लगाओगे कि राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा। इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 गवर्न करता है, बोलता है कि इसकी भाषा है राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करेगा, संसद का सत्रावसान करेगा। मतलब संसद में लोगों को बुलाएगा और जब काम खत्म हो जाएगा बोले जाओ। तो सत्राहूत करना, बुलाना, आप आग में होम करते हैं और अग्निदेव को बुलाते हैं, बुलाना कहलाता है आहूत करना। और जब मृत्यु हो जाती है तो आदमी को बोला जाता है देहावसान हो गया, समाप्त कर दिया गया। तो संसद का सत्र बुलाना और सत्र को समाप्त करना ये राष्ट्रपति की पावर है और यह पावर अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आती है। आपको याद रखना है संसद के 3 सत्र होते हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं और किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। ये बात भी याद रखिएगा। संसद के हमारे यहाँ परंपरानुसार संसद के 3 सत्र होते हैं। पहले सत्र को बजट सत्र कहते हैं, जो साल का पहला सत्र होता है बजट सत्र। उसके बाद आता है आपका मानसून सत्र। मानसून सत्र जब आप खरीफ की फसल बोते हैं और जब आप रबी की फसल बोते हैं तो उस समय होता है हमारे यहाँ
शीतकालीन सत्र। संसद के 3 सत्र होते हैं और इन सत्रों को बुलाना और समाप्त करना राष्ट्रपति का काम है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। और किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को याद कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर संसद का सत्र राष्ट्रपति ने बुलाया है, लेकिन बुलाने के लिए सलाह एवं सहायता मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री ने दी है। अब हो सकता है कि मंत्रिपरिषद सलाह न दे और सलाह न देते हुए 6 माह गुजर जाए, तो 6 माह के बाद राष्ट्रपति के पास स्वाविवेकी शक्ति आ जाती है कि वह अपनी पावर से संसद का सत्र बुलाए बिना प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह से। लेकिन 6 माह के अंदर यदि सत्र बुलाना है तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह ही माननी पड़ेगी। तो याद किया हमने कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाता है और समाप्त करता है। हमारे यहाँ पर 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। यदि 6 माह से ज्यादा गैप होता है तो राष्ट्रपति के पास स्वाविवेकी शक्ति आ जाती है कि वह सत्र बुला सकता है। चलिए 13वां प्रश्न, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 44, 45, 42, 43। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? लाइक भी करते चलिएगा। अनुच्छेद अर्चना आ गया आंसर आपका, शिवम का भी आ गया आंसर, ठीक है। रवीना का भी आंसर आ चुका है। भगवती अभी सोच रही हैं, सोच के बताइएगा। चलिए, समान नागरिक संहिता जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदी में समान नागरिक संहिता, यह संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। समान नागरिक संहिता हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ है, जो क्रिमिनल कानून है, जो क्रिमिनल व्यवस्था है, हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ है, जो फौजदारी कानून है, वो पूरे भारतीयों के लिए एक समान है। क्रिमिनल कानून पूरे भारतीयों के एक समान है, मतलब इसके लिए तो समान व्यवस्था है। लेकिन यदि हम नागरिक कानूनों की बात करें, तो नागरिक कानून हमारे यहाँ हर एक धर्म के अलग अलग हैं, उनमें अलग अलग व्यवस्था है। सभी में शादी करने के तरीके अलग हैं, शादी तोड़ने के तरीके, तलाक की व्यवस्था अलग अलग है। सभी में उत्तराधिकार या गोद लेने की व्यवस्था अलग अलग है, संपत्ति के हस्तांतरण की व्यवस्था अलग अलग है, भरण पोषण की व्यवस्था अलग अलग है। इस सब को एक करना, चाहे वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो, सब एक समान नागरिक कानूनों में आ जाएंगे। इसी को कहा जाता है समान नागरिक संहिता। तो यह है संविधान के अनुच्छेद 44 DPSPs। कहां पर है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि कहां से लिए गए हैं? जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? यहां पर मूल अधिकार की बात हो रही है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अवसर की समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन्हीं को हम मेंस में 3 मार्कर से समझ सकते हैं। जैसे मेंस में 3 मार्कर में, अब तो 2 मार्कर हो गया है, 3 मार्कर नहीं रहा, अब 2 मार्कर है। कल रात से 11 बजे से
3 नंबर वाला प्रश्न कन्वर्ट हो गया है मेंस में 2 नंबर में। अब 10 शब्दों की जगह 20 शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर यदि प्रश्न आता है कि बताइए कौन कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो आपको वहां पर लिखना होगा अनुच्छेद अनुच्छेद 14 जिसे कहा जाता है विधि के समक्षमता, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा, अवसर की समानता अनुच्छेद 15, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और भारत में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अनुच्छेद 29 और 30, ये भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यहां पर अवसर की समानता 16 में है, और धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और मूल वंश के आधार पर विभेद से निषेध अनुच्छेद 15 में है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इनके नाम लिखना है, इनके सामने उनका की पॉइंट लिखना है, आपका 2 नंबर वाला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं 2024 जो कि अप्रैल माह में प्रीलिम्स होने वाली है, उससे रिलेटेड। तो आपको बताना है, अब तो आंसर हो ही गया, क्या हो जाएगा? अवसर की समानता। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में बताई गई है, सभी को प्राप्त है, चाहे देशी हो विदेशी हो, भारत का नागरिक हो अथवा ना हो। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोनों को प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, ये सभी को है, यहाँ पर नागरिक हो अथवा ना हो। लेकिन अवसर की समानता भारतीय पदों पर फॉर्म भरने की स्वतंत्रता आप देखते हैं, आप भारत के नागरिक हैं अथवा नहीं, फॉर्म भरते वक्त पूछा जाता है। यदि आप विदेशी हैं तो भारतीय फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अवसर की समानता सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, और यह अवसर की समानता संविधान के अनुच्छेद 16 में। तो 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़िएगा अगला प्रश्न। यहां पर लिखा है संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल कितने वाचन किए गए? संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल कितने वाचन किए गए? 2, 3, 4, 5। संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल कितने वाचन किए गए? 2, 3, 4, 5। पहले 2 पॉइंट यहां पर सीख लेते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है, प्रारूप समिति ने या संविधान के कितने प्रारूप तैयार किए गए? तो संविधान के 2 प्रारूप तैयार किए गए। पहला किया गया था फरवरी 1948 में, और दूसरा किया गया था अक्टूबर 1948 में। संविधान के 2 प्रारूप तैयार किए गए। अब इसी प्रारूप को संविधान सभा के जब समक्ष प्रस्तुत किया गया तो संविधान सभा ने इस पर वाचन किया। इसका मतलब हर एक पॉइंट या मुद्दे पर चर्चा की गई, बात विवाद किया गया, और उसके बाद वोटिंग के माध्यम से इसे पारित किया गया। इसका मतलब यहां पर हर बात को यूं ही नहीं संविधान में समाहित किया गया, एक एक शब्द पर चर्चा हुई है, वाद विवाद हुई है, और जब सर्वसम्मति से सब फाइनल हो जाता था उसी को संविधान का अंश बनाया जाता है। तो 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन में सिर्फ शीर्षक पढ़ा जाता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा जाता है। द्वितीय वाचन में विस्तृत चर्चा होती है और एक एक बात पर यहाँ पर वोटिंग होगी, और उसके बाद तृतीय वाचन में फाइनल लास्ट दिन 26 नवंबर, तृतीय वाचन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को जब BR अंबेडकर साहब बोलते हैं कि अब सब कुछ हो चुका है, तीनों वाचन हो चुके हैं, चलो अब संविधान को पारित करते हैं, तो उस दिन उपस्थित 284 लोगों ने इसको पारित कर दिया और हमारा संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसको पूरी तरीके से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर होगा 3।
यह है 16वां प्रश्न आपके सामने। संविधान का अंग्रेजी में सुलेखन या कैलीग्राफी किया गया। सुलेखन या कैलीग्राफी का मतलब है लिखा गया हो, हाथ से पेन निब डुबवा करके फिर कागज में लिखा गया हो। तो हमारे संविधान को हाथ से लिखा गया था, किसके द्वारा? लेकिन अंग्रेजी में भी लिखा गया और हिंदी में भी लिखा गया। तो यहाँ पूछा गया है अंग्रेजी में किसने लिखा है? बसंत कृष्ण वैद्य, नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा। तो हमारा जो संविधान था, हमारा जो मूल संविधान था वह अंग्रेजी में था। 1987 में इसके हिंदी अनुवाद को मान्यता दी गई और हिंदी में इसका सुलेखन किया था बसंत कृष्ण वैद्य ने, और अंग्रेजी में इसका सुलेखन किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो हमारा जो संविधान है वो इंग्लिश में लिखा गया और इसके चारों तरफ बाउंड्री में बढ़िया चित्रकारी की गई। इसमें जो चित्रकारी की गई वो चित्रकारी की जाती है नंदलाल बोस और उनकी टीम के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कैलीग्राफी का मतलब होता है हाथ से लिखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपातकाल के समय निम्न में से किस अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता? आपको मालूम होगा कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इस व्यवस्था को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया था। आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, इस व्यवस्था को जर्मनी के संविधान से लिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको कभी भी किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। वो कौन से हैं? अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 21-22, अनुच्छेद 19-21, अनुच्छेद 20-23। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 आते हैं। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20-21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अन्य मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जैसे अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। जब भी देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा तो अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा। 20-21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे और बाकी के जो अनुच्छेद अधिकार हैं उनके निलंबन की सूचना राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। 3-4 बातें हैं। जब भी आपातकाल लगाया जाता है मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इस व्यवस्था को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। 2 मूल अधिकार या 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको कभी नहीं निलंबित किया जा सकता। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, और यहां पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। बाकी को निलंबित करता है राष्ट्रपति नोटिफिकेशन के द्वारा। ये रहा अगला प्रश्न। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? चलिए, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। बड़ा आ लिख गया है, छोटा है। आयरलैंड से हमने नीति निदेशक तत्व लिए हैं। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए हैं। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए हैं। ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है।
ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है और कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था ली है। संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ हमने यहाँ पर शक्तियों का विभाजन भी लिया है। शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। नवे संविधान संशोधन 1960, 11वां संविधान संशोधन 1961, 12वां संविधान संशोधन 1962, 7वां संविधान संशोधन 1956। अभी एमपीपीएससी 2022 मेंस का प्रश्न है, इसको 3 मार्क्स में पूछा था। बोलिए। तो दादर एवं नगर हवेली वर्तमान में 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को एक साथ मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई है। जब पहली बार दादर एवं नगर हवेली, यहां पर पुर्तगालियों का अधिकार था, इनसे भारत में इसको मिलाया गया। इसके लिए संविधान में 11वां संविधान संशोधन 1961 किया गया और जब बांग्लादेश को बेरुबारी नामक क्षेत्र दिया गया तो उसके लिए 9वां संविधान संशोधन करना पड़ा। बेरुबारी क्षेत्र से रिलेटेड 9वां संविधान संशोधन करना पड़ा और 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारत का हिस्सा बनता है और केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। साथ ही साथ दमन एवं दीव। तो यहां पर याद रखिएगा, दादरा एवं नगर हवेली 11वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा भारत का हिस्सा बनेगा और केंद्र शासित प्रदेश। 12वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा गोवा केंद्र शासित प्रदेश बनता है और गोवा आगे चल करके 1987 में पूर्ण राज्य बन जाएगा। दमन द्वीप भी इसी संशोधन द्वारा। 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है संविधान संशोधन पूछे जाएंगे और हर साल 1-2 प्रश्न संविधान संशोधन से है, इसलिए आपको एक एक को याद रखना है। बहुत बढ़िया सपना। 7th का है 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्यों को जब पुनर्गठन किया गया और 14 राज्य बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश, उसके लिए 7वां संविधान संशोधन था और 9वां संविधान संशोधन है जब बांग्लादेश से जमीन को लेन देन किया गया। चलिए 20वां सवाल देखते हैं। ये रहा 20वां सवाल। निम्न में से किस संविधान संशोधन का संबंध वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया? याद रखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इस संघात्मक विषय है। एक इस प्रकार का विषय है, संघात्मक विषय है। याद रखिएगा जीएसटी का जो संशोधन है वो संघात्मक विषय है। संघात्मक विषय का मतलब है क्योंकि टैक्स हमारे यहाँ केंद्र सरकार भी लगाती है और टैक्स राज्य सरकार भी लगाती है। जब सभी टैक्स को एक साथ करना पड़ेगा तो दोनों टैक्स एक साथ हो जाएंगे। इसी को केंद्र और राज्य 2 सरकारें होना ही तो संघात्मक विषय है। और जब संघात्मक विषय में संशोधन किया जाएगा तो यहाँ पर विशेष प्रकार का संशोधन होता है। याद रखना संघात्मक विषयों में यदि संशोधन है तो विशेष प्रकार से विशेष बहुमत से संशोधन होगा, जिसमें 2/3 मेजोरिटी से संसद पास करेगी। 2/3 मेजोरिटी से संसद पास करेगी, उसके बाद आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा पास करेगी, तब कहीं जाकर के संशोधन होगा। तो जीएसटी को पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी से संसद, लोकसभा, राज्यसभा ने पृथक पास किया, उसके बाद आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा ने पास किया, तब कहीं जाकर के 101वां संविधान संशोधन 2016 हुआ और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया गया। एक और लास्ट प्रश्न करते हैं, फिर हम क्लास को ऑफ करेंगे।
ये रहा आपका लास्ट सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? याद रखिएगा, दोनों के दोनों आयोग संवैधानिक निकाय है, इनका संविधान में वर्णन है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का पहली बार गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है 65वां संविधान संशोधन 1990। तो शुरुआत में जनजाति आयोग और जाति आयोग एक थे, एक साथ बनाए गए थे 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा। फिर आगे चल करके 89वां संविधान संशोधन कर दिया गया, 89वां संविधान संशोधन 2004, और फिर अलग से अनुसूचित जाति आयोग, अलग से अनुसूचित जनजाति आयोग बना। अनुसूचित जाति आयोग है आपका अनुच्छेद 338 में और जनजाति आयोग है 338 ए में, 338 ए में। इसका आंसर है 65। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम अगले प्रश्न कल करेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।